देखिए एमडब्ल्यूएफ में 6 बजे के टाइमिंग में पार्टनरशिप वाली बुक स्टार्ट की जा रही है दोबारा से। सारे बच्चे आ सकते हैं उसके अंदर। और जो अपना टीटीएस का टाइम है इसमें तो बुक फ्री चल रही है। चैप्टर जितने हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं वो चैप्टर्स कराए जाएंगे इस वाले बैच में। तो ये वाला बैच है वो तो सिर्फ पार्टनरशिप के लिए स्टार्ट हो रहा है। जैसे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी ये वाला बैच भी खत्म हो जाएगा। ये वाला बैच मार्च तक चलेगा। ठीक है जी। तो दोनों बैचों में आ सकते हैं। सर ये वाला टाइम शूट नहीं हो रहा तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग इसको फ्रेश रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जो अप्रैल मई जून में पढ़ाया है वही रिकॉर्ड किया हुआ वही अवेलेबल रहेगा। ठीक। जिन्होंने नहीं किया हुआ था पार्टनरशिप या लेट ज्वाइन किया था उनके लिए फ्रेश स्टार्ट है, जो कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन है। टाइम ऐसा रखा हुआ डेली 6 बजे का होगा। ठीक है जी। बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली है जी हमने इस चैप्टर में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कौन सी हेडिंग है कौन सी सब हेडिंग भी कंप्लीट कर लिया है, और एसेट साइड में कौन सी हेडिंग कौन सी सब हेडिंग। अब हम आ रहे हैं जी पीएनएल। बोर्ड पे देखिए ध्यान से। सर ट्रेडिंग और पीएनएल को मर्ज करके बनाया गया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मतलब प्रोप्राइटरशिप में देखो खर्चों का नेचर तो वही होता है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो। अगर वही छोटा दुकानदार है उसके जो खर्चे होते हैं लगभग वही खर्चे कंपनी में भी होते हैं, बस अमाउंट ज्यादा हो जाता है। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देनी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, जगह का रेंट देना, स्टेशनरी का खर्चा, बेड डेट्स का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा। 90% से ज्यादा आइटम्स सेम होती हैं, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो, बस अमाउंट ही तो चेंज होता। तो मतलब सर नंबर ऑफ आइटम्स की बात करो तो यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ आइटम्स होती थी उतनी ही नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक। लेकिन क्योंकि कंपनी में एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं सर, आमदनी के सोर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, गुड्स बेच रहे हैं, कई कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कोई जगह रेंट पर दे दी, कहीं से कमीशन मिल रहा है, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है। इनकम के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सपेंस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं रिलायंस की अगर एक्सपेंस पीएनएल देखने लग जाऊं तो इतने सारे एक्सपेंस होंगे कि 5-6 पेज का बन जाएगा पीएनएल। कोई देखे तो समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट होगी 5 पन्नों की। इसलिए बैलेंस शीट में जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया समरी का कॉन्सेप्ट, कि सर एक पेज पे पूरी बैलेंस शीट आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 6 जगहों से लोन ले रखा है तो 6 बार लोन नहीं लिखेंगे हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देंगे, टोटल लोन लिख देंगे। इसको जानना है कहां से लोन आया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे क्लिक करेंगे तो उसका नोट्स टू अकाउंट खुल जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, उसमें उसको 6 लोन दिख जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट हम ट्रेडिंग और पीएनएल को जो मर्ज करके बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसमें सिर्फ जो इनकम लिखेंगे वो हम 2 टाइप की 2 हेडिंग में लिखेंगे, और जो एक्सपेंसेस लिखेंगे वो 7 हेडिंग में लिखेंगे। टोटल 9 हेडिंग है जी, 2 रेवेन्यू की, 2 इनकम की और 7 एक्सपेंसेस की, टोटल 9 हेडिंग्स है। जितने भी इनकम है वो इन 2 हेडिंग्स के अंदर लिखा जाएगा, फिर टोटल किया जाएगा। जितने भी एक्सपेंस हैं वो इन 7 हेडिंग के अंदर लिखा जाएगा, टोटल किया जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे आएगा सर, टोटल ऑफ इनकम माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंस, तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो हो गया टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू, और प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, इधर आ जाएगा। समझ आ रही है जी बात? यस सर। सर मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटेंट है हम, तो हम इनकम को कहां लिखते हैं? सो 2 जगह लिखते हैं। देखिए एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स के नाम से, दूसरा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में इसको इनडायरेक्ट इनकम कहते थे। एग्जांपल दो फटाफट से। कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट रिकवर्ड, एप्रिसिएशन, चलिए एप्रिसिएशन भी लिख लेते हैं, हालांकि अलाउड नहीं है कंपनी में। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे इनडायरेक्ट इनकम है। मतलब सर इन दोनों को हमने एक जगह पर क्यों नहीं लिखा, अलग अलग जगह क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारी मेन इनकम है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने मेन इनकम लिखी हुई है, गुड्स बेचना हमारा मेन काम है, और ये हमने अदर इनकम लिखी हुई है जो हमारा मेन काम नहीं है, कोर एक्टिविटी नहीं है। अदर इनकम हो गई, बस एक्स्ट्रा इनकम हो गई, उसे इनडायरेक्ट इनकम बोल रहा हूं, यहां लिखा। क्लियर हो गई बात?
इसको पहले वाले हेडिंग में शिफ्ट कर दो, इन सबको सेकंड हेडिंग में शिफ्ट कर दो, कंप्लीट हो गया आपका इनकम साइड। अब रेवेन्यू साइड कंप्लीट हो गई है सर, कितनी आसान है, दो ही तो हेडिंग है। पहले वाली हेडिंग में सेल्स लिखनी है जो हमारी मेन इनकम होती है, दूसरी हेडिंग के अंदर जो इनडायरेक्ट इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक क्लियर हो गई बात। यस सर। मुझे बताइए कैश सेल्स किधर लिखोगे, पहले वाली में कि दूसरे वाली में? पहले वाली में। क्रेडिट सेल किधर लिखोगे? पहले वाली में। सेल्स रिटर्न किधर लिखोगे? पहले वाले को माइनस कर देंगे। यस सर। तो ये तो आपको पता है अच्छे से सर। यहाँ पे जब सेल्स लिखते थे ट्रेडिंग में तो यहाँ पे क्या लिखते थे, बाय सेल्स कैश सेल भी, क्रेडिट सेल भी, माइनस सेल्स रिटर्न। सेम काम यहाँ पर, कैश सेल भी, क्रेडिट सेल्स भी, माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक। कमीशन रिसीव्ड सेकंड वाली हेडिंग में, यस सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड सेकंड हेडिंग में, बैड डेट्स रिकवर्ड सेकंड हेडिंग में, इंटरेस्ट पेड नहीं है, वो तो एक्सपेंस ही नहीं आएगा ना सर, वो तो इनकम ही नहीं है। तो इन दो में आने के लिए इनकम तो होना ही चाहिए वो, ठीक है। सुनते हैं जी आगे। सर मान लीजिए एक हमारी ऐसी कंपनी है जो गुड्स नहीं बेचती, सर्विस देती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर रिलायंस एंटरटेनमेंट लिमिटेड नाम से भी कंपनी है एक, जो मूवीज वगैरह में पैसा लगाते हैं। तो गुड्स तो नहीं बेच रहे वो, तो सर सेल्स वर्ड तो नहीं लिखेंगे वो, है ना। कमीशन रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और उनकी मेन इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम भी नहीं है ना। तो सर सेल्स वर्ड के लिए क्या लिखा जाए, इसीलिए कंपनी में सेल वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, चीर फाड़ वाला ऑपरेशन। मतलब जिस काम में हम ऑपरेट करते हैं, जिस काम में हम डील करते हैं, जो हमारी कोर एक्टिविटी, उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ ऑपरेट करके बिजनेस की एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये वर्ड क्यों लिखा है सेल्स की जगह, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। ये वर्ड सबको सूट करता है। जैसे प्रॉफिट वर्ड सबको सूट करता है, या किसी भी टाइप का बिजनेस हो, एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला वर्ड सबको सूट करता है, चाहे सेल्स हो, चाहे फीस हो, चाहे मेन काम रॉयल्टी का हो तो रॉयल्टी हो। समझ आ गई बात। तो सर हमारा जो जो मेन काम है, उन सबसे जो जो इनकम हो रही है, वो सब पहली हेडिंग में लिखा जाएगा। हमारी इनकम साइड की पहली हेडिंग है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद हो गया जी, बहुत अच्छे से। यस सर। सेकंड हेडिंग का नाम है सर अदर इनकम। कितना आसान सा नाम रखा होगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नाम तो नहीं रखा होगा। अदर इनकम नाम भी बता रहा है कि जो बाकी बची इनकम है वहां लिख दो, ठीक। तो सर कोई भी अकाउंट का नाम पूछा जाए आपसे कि वो कहाँ आएगा, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये सोचना है कि वो पांचों में से क्या है। पांच मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अगर वो एसेट या लायबिलिटी या कैपिटल है तो वो पीएनएल में ही नहीं आएगा, वो तो बैलेंस शीट में आएगा। यस सर। अगर वो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है तो ही पीएनएल में आएगा। फिर आपको ये सोचना है कि रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है। अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू वाली साइड में जो दो हेडिंग है उनमें से किसी एक में आएगा। अगर एक्सपेंस है तो जो एक्सपेंस की 7 हेडिंग है उन 7 में से कहीं ना कहीं एक में आएगा। अगर इनकम है तो ये सोचना है कि मेन इनकम है कि साइड की इनकम है। मेन इनकम है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेन इनकम नहीं है, अदर इनकम है तो अदर इनकम। याद हो गया अच्छे से? यस सर। पक्की बात है? यस सर। क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आप आंसर देंगे। सर मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, शर्ट को मैं बेचता हूं, तो ये मैं कहां लिखूं, पहली हेडिंग में कि दूसरी हेडिंग में? पहली हेडिंग में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा क्वेश्चन, सर जो शर्ट जब मैं बनाता हूं तो बनाता कैसे हूं? कपड़े का थान खरीदता हूं, कपड़े का रोल होता है, उसमें से कटिंग की जाती है शर्ट के लिए, उसमें से कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई जाती है, और जो कटिंग, जो कतरन बच जाती है उसे इकट्ठा करके हम एज अ स्क्रैप बेच देते हैं। तो ये पहली हेडिंग कि दूसरी हेडिंग? पहली हेडिंग। ये नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। सर ये कैसे हो सकता है? सर शर्ट की फैक्ट्री, कतरन की फैक्ट्री थोड़ी। तो ये सेकंड हेडिंग में क्यों नहीं आ रहा, फर्स्ट हेडिंग में क्यों आ रहा, सुनिए। सर अगर हम शर्ट बना रहे हैं, देखो अदर इनकम की पहचान सुनिए, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो रेगुलर बेस पर नहीं है, जो बिजनेस का नेचर नहीं है, ये पहचान है अदर इनकम।
सेल ऑफ स्क्रैप, जो बिजनेस का नेचर नहीं, जो रेगुलर बेस पर नहीं है, जो रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो अदर इनकम होती है। देखिए अगर हम शर्ट बना रहे हैं तो ये बिजनेस का इनहेरेंट नेचर है कि उसके अंदर जो कतरन होगी वो बचेगी, और वो हमें कतरन ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी अमाउंट है, वो जब बल्क में बिकती है ट्रक में तो लाखों रुपए मिलते हैं उसमें, क्योंकि उसको रिसाइकल किया जाता है, वापस से थान बनाया जाता है। बिजनेस का इनहेरेंट नेचर के अंदर है वो, रिलेटिंग टू मेन कोर एक्टिविटी है, रेगुलर बेसिस पर है, उसको भी मेन इनकम में ट्रीट किया जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कहा जाएगा। तो इसका मतलब सर ये है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ गुड्स की सेल नहीं आती, अगर गुड्स से रिलेटेड कोई और आइटम भी बन रही है तो वो भी आती है। इसे कहते हैं, पढ़ेंगे कॉस्टिंग स्प्रेड के अंदर, बाई प्रोडक्ट। मतलब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी वजह से कोई प्रोडक्ट भी बन गया, बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जब दूध फट जाता तो ऊपर जो गंध जम जाती है उससे पनीर बनता, तो दूध का बाई प्रोडक्ट पनीर, तो वो डेयरी वाले के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है पनीर को बेचना, जबकि वो दूध बेच रहा है, उससे पनीर बन रहा तो उसको भी बेच रहा। समझ आ गई बात? यस सर। तो सेल ऑफ स्क्रैप ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चा मैक्सिमम बच्चा अदर इनकम में टिक करके आएगा, लेकिन वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रिलेटेड टू मेन कोर एक्टिविटी। समझ में आ गई जी बात? यस सर। पढ़ सकते हैं आगे? सर ऐसे तो मशीन का जो स्क्रैप होता है वो भी नहीं, मशीन का स्क्रैप देखो, पहली बात रेगुलर बेस पर नहीं, एक चीज ये मिल गई, हिंट मिल गई, रेगुलर बेस पर नहीं, हर कंपनी में नहीं होगा, हर साल नहीं होगा, ठीक है। सेल होना, रेगुलर सेल होना, गुड्स की तरह सेल होना, इसको हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे मेन सेल का पार्ट है, मेरे मेन इनकम का पार्ट है। सोच के देखो, इनकम ही तो हो गई वो। यस देखो भाई 10 लाख की मशीन में खरीद करके लाया, पूरे सब कई साल इस्तेमाल कर ली, वो 50,000 की बिक गई, कहीं से कहीं तक इनकम नहीं है इसमें, ठीक। अब यही चीज कतरन में सोचो, स्क्रैप में सोचो कि सर मैं 50 लाख का माल खरीद करके लाया, उससे शर्ट बनाई और 60 लाख में बेची, 10 लाख रुपए कमा लिए, जो कतरन बची हुई थी वेस्ट, उसको बेच के भी 1 लाख रुपए आ गए, तो सेल तो 61 लाख की हो गई मेरी। ऐसे समझो तो अब दिखेगा आपको कि हाँ रेवेन्यू है, इनकम है, और मशीन की सेल इनकम नहीं। क्लियर है बात? यस सर। पढ़ें आगे? यस सर। पहले एक्सपेंस से बात कर दी। मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां से देखेंगे बोर्ड पर। सर परचेज करी 10 लाख की, सेल करी 15 लाख की, प्रॉफिट हुआ 5 लाख। यस सर। इस 10 लाख में से अभी मैं देखो इसके वाले केस में मैं क्या मान रहा हूं कि 10 लाख का खरीदा और सारा का सारा बेच दिया 15 में, तो 5 लाख का प्रॉफिट। अभी ऐसा दिख रहा है। अब मैं कुछ में चेंज कर रहा हूं कि 10 लाख में से अभी 1 लाख का तो बिका ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, यस सर। प्रॉफिट कितना? 9 लाख। अच्छा 1 लाख का बचा है। सोचो भाई 10 लाख में से 1 लाख का सामान तो रखा ही हुआ है, इसका मतलब बिका कितने का? 9 लाख वाला सामान 15 लाख में बिका, तो 6 लाख का प्रॉफिट नहीं हो गया? यस सर। है ना। इस 1 लाख को मैं इधर की बजाय ऐसे दिखा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सही। अब सुनिए सर, 2 लाख का सामान ना पहले से रखा था, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। अब समझो क्या मतलब है इसका? प्रॉफिट कितना हुआ? 11। 4। सुनो ध्यान से, क्या मतलब है इसका? 10 लाख का सामान मैंने खरीदा इस साल, 2 लाख का पहले से रखा हुआ था, मतलब मेरे गोदाम में टोटल 12 लाख का सामान आ गया था।
इस 12 लाख में से 1 लाख का अभी भी रखा हुआ है, तो मतलब टोटल 11 लाख का बिका। आई रिपीट, 10 लाख का सामान खरीदा और 2 लाख का पहले से रखा हुआ है, तो टोटल गोदाम में 12 लाख का सामान हो गया और 1 लाख का अभी भी बचा हुआ है, तो मतलब टोटल 11 लाख का बिका। 11 लाख का सामान 15 लाख में बिका, तो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। समझ आ रही है बात? यस सर। तो अब ये फॉर्मूला सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें एक वर्ड में बोल देता हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ। समझ में आ रही है बात? कंज्यूम ही तो हुआ, ये 11 लाख वाला ही तो बिका है। समझ में आ रही है बात? यस सर। पहला खर्चा रॉ मटेरियल। तो फॉर्मूला क्या है इसका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है अभी बात? यस सर। ध्यान रहेगा। हमने इसमें ना अभी सिर्फ रॉ मटेरियल कवर करा है, जबकि हमने पढ़ा था 4 टाइप के स्टॉक हो सकते हैं सर। यस रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, चौथा स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये 3 आइटम कहाँ मिलती हैं? मैन्युफैक्चरर के यहाँ। स्टॉक इन ट्रेड कहाँ मिलता है? ट्रेडर के यहाँ। ठीक है? स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो सामान जो खरीदा है बेचने के लिए, बनाया नहीं है। और रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स उस सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं जो खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको बनाएंगे फिर बेचेंगे, उस वे में हम ये 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल अभी कच्चा माल खरीदा हुआ है, कुछ करानी उसके साथ, WIP में थोड़ा बहुत काम हो चुका है, और फिनिश गुड्स में गुड्स रेडी है बेचने के लिए। ठीक, तो पहली वाली जो एक्सपेंस है हमारा, देखो एक्सपेंसेस की लिस्ट सुनिए। कि मान लीजिए किसी के यहाँ शादी हुई, वो कहता है 20 लाख रुपए खर्च हो गए, तो उससे पूछेंगे भाई कहाँ कहाँ खर्च हुए, तो ऐसे बताएगा कि फूल माला 100 रुपए की आई। मतलब शुरुआत छोटे अमाउंट से नहीं होगी, बड़े अमाउंट से होगी। वो कहता है कि पार्टी में सपोज 5 लाख रुपए खर्च हुए, मान लीजिए वो कहता है 4 लाख की ज्वेलरी है, मतलब मेजर अमाउंट से शुरुआत होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक्सपेंस की हेडिंग भी बनाई हुई है। एक कंपनी के अंदर जो मेजर एक्सपेंस होता है वो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस होता है। शुरुआत भी इसलिए इसी से कर रखी है। ध्यान रहेगा जी, पहली एक्सपेंस की हेडिंग सीक्वेंस 7 का याद रखना है। छठी वाली आइटम 5वें नंबर पे नहीं लिख सकते। एसेट्स में भी यही बात थी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में भी यही बात थी, और पीएनएल में भी यही बात थी। कोई एक्सपेंस अगर कंपनी में नहीं है तो उसको 0 लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे वही उसी सीक्वेंस से। कोई 7वें नंबर पे है तो 7वें नंबर पे लिख देंगे। ध्यान रहेगा। पहली हेडिंग याद कर ली सर हमने एक्सपेंसेस की, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब अल्टीमेटली क्या निकला इससे? अल्टीमेट टोटल रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है, जो खर्च हुआ है इस साल, वो आ गया इसमें। ठीक है, ध्यान रहेगा। सिर्फ रॉ मटेरियल है पहली हेडिंग के अंदर, बाकी के जो 3 स्टॉक बच गए, कौन कौन से 3 बच गए? WIP बच गया, फिनिश गुड्स बच गया, स्टॉक इन ट्रेड बच गया। 3 आइटम बच गए, वो अभी तक नहीं आई। पहली हेडिंग के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल आया, और 3 ही चीज होती है रॉ मटेरियल की। ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, परचेज हो सकती है। तीसरी आइटम तो नहीं हो सकती, सेल्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सेल्स? सिर्फ हम तो फिनिश गुड्स को सेल करेंगे, रॉ मटेरियल थोड़ी सेल करेंगे। यस सर। ठीक बात है, इसलिए सेल नहीं हो सकती। उसकी 3 आइटम हो सकती हैं, 3 आइटम पहले हेडिंग में कवर हो गई। ये ध्यान रहेगा कौन सी आइटम प्लस करनी है, कौन सी आइटम माइनस करनी है। यस सर। ध्यान रहेगा कौन कौन सी 2 आइटम प्लस करनी है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। कौन सी 1 आइटम माइनस करनी है, क्लोजिंग स्टॉक। बढ़े आगे। मतलब सर पहली हेडिंग में हम ये मान के चल रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर के यहाँ अकाउंटेंट हैं। अगर सर हम एक ट्रेडर के यहाँ अकाउंटेंट हैं, फिर तो पहले पॉइंट में 0, क्योंकि ट्रेडर के यहाँ रॉ मटेरियल होता ही नहीं। ठीक बात है। यस सर। ट्रेडर के यहाँ क्या होता है? स्टॉक होता है, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरी हेडिंग है स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड हेडिंग है सर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पहली हेडिंग दिमाग में रखते हुए बनाई है मैन्युफैक्चरर के लिए, सेकंड हेडिंग दिमाग में रखते हुए बनाई है ट्रेडर के लिए। मतलब अगर मैं सर मैन्युफैक्चरर हूं तो सेकंड हेडिंग में 0, और अगर मैं ट्रेडर हूं तो फर्स्ट हेडिंग में 0। ठीक। एक ट्रेडर के यहाँ, ट्रेडर कौन? जो खरीद करके बेचता है, उसके यहाँ सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड होता है, रॉ मटेरियल नहीं, WIP नहीं, फिनिश गुड्स नहीं। जैसे रिटेलर हो गया, जैसे रिटेलर हो गया, जैसे होलसेलर हो गया। ट्रेडर के अंदर 2 लोग आते हैं,
तो पहली हेडिंग मैन्युफैक्चरर के लिए, कंपनीज जो होती हैं वो जनरली मैन्युफैक्चरर्स की होती हैं ज्यादातर, ट्रेडर की कम होती है, इसलिए पहली हेडिंग मैन्युफैक्चरर के लिए बनाई गई है, सेकंड हेडिंग बनाई गई है ट्रेडर की। सर अगर मान लीजिए मेरी ऐसी कंपनी है जो कुछ सामान बना करके बेचती है और कुछ सामान खरीद करके बेचती है, तो पहली हेडिंग में भी सामान लिखा जाएगा कुछ अमाउंट, और सेकंड हेडिंग में भी अमाउंट लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात? तो सेकंड हेडिंग में ओपनिंग स्टॉक नहीं आया, सेकंड हेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ परचेज आई। ध्यान रहेगी बात? यस सर। Yes, sir. दोनों हेडिंग याद हो गई बहुत अच्छे से। रॉ मटेरियल पहली हेडिंग में आएगा कि दूसरी हेडिंग में आएगा? पहले वाली हेडिंग में आएगा। सेकंड हेडिंग में क्या आता है? स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग के क्लोजिंग? परचेज। सिर्फ परचेज, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। ध्यान रहेगा? Yes, sir. सातवीं हेडिंग सर एक्सेट्रा वाली बना रखी है, अदर एक्सपेंसेस। मतलब जिन आइटम जिनके लिए 6 जो मेजर एक्सपेंस थे वो 6 आइटम के अंदर हमने कवर कर लिए। एक कंपनी के अंदर जो मेन एक्सपेंस हो सकते हैं वो इस 6 लिस्ट के अंदर कवर कर लिया। और सातवां बना दिया एक्सेट्रा वाला पॉइंट, अदर एक्सपेंसेस, जो 7 में कवर नहीं होते वो, जो 6 में कवर नहीं होते वो 7वें में आएंगे। जैसे स्टेशनरी का कोई ऐसा खर्चा है तो कोई बड़ा खर्चा नहीं होता कंपनी के अंदर, तो एक्सेट्रा वाले में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई मेजर खर्चा नहीं होता कंपनी के अंदर, वो एक्सेट्रा वाले के अंदर आ गया। जो पहले मतलब कोई एक्सपेंस आता है हमारे सामने, उसमें हम पहले की 6 आइटम चेक करेंगे, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में। 6 की 6 में कहीं नहीं आ रहा तो 7वें में लिख देंगे। तो उसमें कोई चेक नहीं करना कि ये वाली कैटेगरी आती है 7वें में। समझ में आ रही है बात? 3 हेडिंग याद कर लीजिए हमने। पहली हेडिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या फॉर्मूला इसका? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड हेडिंग परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। 7th हेडिंग अदर एक्सपेंसेस। पढ़े जी आगे? Yes, sir. Change in inventory. इकोनॉमिक्स में ये होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। पढ़ा आपने इकोनॉमिक्स में? Yes, sir. अकाउंट्स में होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तीसरी हेडिंग शुरू कर रहे हैं जी हम। तीसरी हेडिंग का नाम है चेंज इन इन्वेंटरी। ये आखिरी हेडिंग है गुड्स के लिए। चौथी हेडिंग से गुड्स की सारे डिस्कशन खत्म हो जाएंगे, बाकी एक्सपेंस पे चर्चा करेंगे। तो गुड्स के लिए सर 3 हेडिंग बना रखी है। पहली हेडिंग स्पेशली रॉ मटेरियल के लिए मेजर खर्चा होता है। दूसरी हेडिंग ट्रेडर के लिए मेजर खर्चा होता है स्टॉक एंड ट्रेड खरीदना, वो सेकंड हेडिंग में रखा हुआ है। अब गुड्स की रिगार्डिंग जो जो चीजें बच गई वो तीसरी हेडिंग में रखा हुआ है। इस हेडिंग का नाम है चेंज इन इन्वेंटरी। फॉर्मूला लिख दिया गया है आपके सामने, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना, इको वाला नहीं याद रखना है अकाउंट्स में। अकाउंट्स वाला ध्यान रखना है। ओपनिंग स्टॉक माइनस, सब कुछ लिखा हुआ बुक करना, तो कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ बोर्ड पे देख के रहना। तीसरी हेडिंग में चेंज इन्वेंटरी के अंदर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से देखिए सर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए है 5 लाख, सेल्स 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 8 लाख, इसको 20 लाख कर देते हैं। फटाफट से प्रॉफिट बताइए। Sir, 9 lakh. टोटल 22 हैं No. सर, 22 में से गए 13 लाख, तो 9 लाख बच गए। ठीक है जी। तो सर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में 11th क्लास में कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, इसलिए उसको डेबिट में लिखते हैं। सर एक्सपेंस क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि इस साल बिक गया होगा। पुराना सामान हर दुकानदार पहले निकालता है। शॉप पे ब्रेड का पैकेट लेने जाओ तो जो सबसे पीछे रखा हुआ ना उसको उठाया करो, सबसे लेटेस्ट डेट का होता। दुकानदार अपना पुराना ब्रेड का पैकेट आगे रखेंगे ताकि वो बिक जाए एक्सपायर होने से पहले। ठीक बात है। तो वी प्रिज्यूम कि सबसे पहले दुकानदार ने ये वाला माल बेच दिया होगा, खर्च हो गया होगा, सब बिक गया होगा, इसलिए इसको खर्चा मान रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं सर? इनकम थोड़ी ना है ये। इनकम क्यों है? ये परचेज किया हुआ वो सामान है जो इस साल खर्च नहीं हुआ, नेगेटिव एक्सपेंस।
hence treated as income recorded on the credit side. क्लोजिंग स्टॉक वो परचेज का वो पार्ट है। सोचिए देखो इसी में से तो हिस्सा निकला है ये। क्लोजिंग स्टॉक जो परचेज किया हुआ इसमें से बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज पार्ट ऑफ परचेज व्हिच इज नॉट सोल्ड येट। नेगेटिव एक्सपेंसेस ले लेंगे। ठीक बात है? अच्छा जी। अब मैं टीडी लाइंस कर रहा हूं। टीडी में कैसे लिखने जा रहा हूं मैं? 5 इधर लिखा है, 2 इधर लिखा है। मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 - 2 3। तो कोई प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम कर रहे हैं यहां पर हम ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस में नहीं लिख रहे, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम में नहीं लिख रहे, हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को एक्सपेंस में लिख रहे हैं। व्हाट इज चेंज इन इन्वेंटरी? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेगेटिव बैलेंस आया तब भी डिस्कस करते हैं अभी सारे पॉइंट। चेंज इन इन्वेंटरी मींस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में क्योंकि ओपनिंग एक्सपेंस है तो क्लोजिंग इनकम है, तो ये ओपनिंग के रिस्पेक्ट में सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है। मेरे एग्जांपल में ये 3 लाख रुपए आ गया। 5 और 2 तो क्या मीनिंग निकल रहा है? ध्यान से देखना फिर क्या मीनिंग निकल रहा है। 3 लाख रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है? सुनने की कोशिश कर रहा हूं। इमेजिनेशन चालू करें कि सर जब हमारा साल शुरू हुआ था इस साल तो मेरे गोदाम में 5 लाख का सामान रखा था। जब साल खत्म हुआ तो मेरे गोदाम में केवल 2 लाख का सामान रखा है, तो 3 लाख का सामान घट गया। वो बिक गया 3 लाख का सामान। 8 लाख का सामान खरीदा, वो भी बिक गया। 8 लाख वाला सामान परचेज 8 लाख की है और 3 लाख का सामान बिक गया। आप समझ पा रहे हो कि मीनिंग कुछ निकल रहा है इसका? देखो ओपनिंग स्टॉक अलग लिखो, क्लोजिंग स्टॉक अलग लिखो, वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओपनिंग स्टॉक साल की शुरुआत का खर्चा, स्टॉक जो बिक गया होगा इस साल, क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में बच गया, नहीं बिका, दोनों बातें सही। लेकिन हम जब मर्ज करके लिख रहे हैं तो ये भी एक क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिंपल एक फॉर्मूला नहीं है। कोशिश करें समझने की। सर 20 लाख रुपए की सेल हुई, 20 लाख रुपए लिख दिया। 8 लाख की परचेज करी, परचेज में लिख दिया। अब गोदाम में माल 3 लाख का कम हो गया, वो भी 3 लाख खर्च हुए। सर मान लीजिए साल की शुरुआत में भी 5 लाख का सामान था और साल के एंड में भी 5 लाख का सामान था। इसका मतलब जो सामान खरीदा लगभग वही बिका, वो खर्च नहीं हुआ कुछ। तो साल की शुरुआत में 5 लाख का सामान था, एंड में बचा ही नहीं, तो गोदाम वाला 5 लाख भी सारा बिक गया, परचेज वाला भी सारा बिक गया। यहाँ पे खर्चे दिखा रहे हैं हम, समझ पा रहे हो आप? यस सर। इंडिकेट कर रहा है चेंज इन्वेंटरी एक्सपेंस को। ये चेंज इन्वेंटरी क्या इंडिकेट कर रहा है? मेरे गोदाम का कितना माल घट गया, गोदाम में कितना माल कम हो गया इस साल, वो तो नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, गोदाम बिक गया। समझ पा रहे हैं? यस सर। चेंज इन इन्वेंटरी इंडिकेट कर रहा है कि ओपनिंग से क्लोजिंग आने में कितना सामान मेरा घट गया, वो एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, उसको यहाँ लिखेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? बढ़ गया। अब सुनो ध्यान से, ओपनिंग 5, क्लोजिंग 6। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि समझ लो ये 5 लाख का समझ लो गोदाम के अंदर रखा हुआ है, परचेज वाले सामान में से भी 1 लाख का बिका नहीं, ये मतलब हुआ है कि नहीं? 5 लाख का साल की शुरुआत में था और साल के एंड में 6 लाख का था। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो गोदाम में रखा था वो तो एज इट इज रखा रहा, वो तो बिका ही नहीं, और जो खरीदा था सामान उसमें से भी 1 लाख का बच गया। 1 लाख नेगेटिव, 1 लाख और कम खर्च हुआ, उल्टा बच गया। समझ पा रहे हैं आप? 8 लाख की परचेजिंग करी, इसको खर्चा दिखाया, चेंज इन्वेंटरी माइनस कहा जाएगा ना, 5 - 6 फॉर्मूला वही रहेगा। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नेगेटिव होने से फॉर्मूला चेंज नहीं कर देंगे हम, नेगेटिव होने से जगह चेंज नहीं कर देंगे हम, ठीक है? जगह वही रहेगी। माइनस वाला समझ पा रहे हो इंडिकेट क्या कर रहा है? एक तरह से नेगेटिव एक्सपेंस इनकम हो गई, मतलब 8 लाख का सामान खरीदा, 20 लाख में बेचा, प्रॉफिट 12 लाख आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट 13 लाख आएगा, क्योंकि 8 लाख में से 1 लाख का सामान तो बिका ही नहीं, अभी तक बचा हुआ है। तो बिका कितने का? 7 लाख का सामान बिका, ठीक है? ध्यान रहेगा।
मैंने तो तीसरी हेडिंग याद करी, चेंज इन इन्वेंटरी। और इन्वेंटरी का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक सब तीन टाइप का, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। डिस्कस करते हैं सर, इन चारों आइटम की ओपनिंग स्टॉक किधर लिखेंगे, इन चारों आइटम की परचेज किधर लिखेंगे, इन चारों आइटम का क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखेंगे। स्टॉक की केवल 3 हेडिंग हैं, चौथे नंबर से स्टॉक की डिस्कशन खत्म हो जाएगा। टोटल 3 ही हेडिंग है स्टॉक के लिए। डिस्कस करते हैं जी पहले ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। हेडिंग नंबर बताइए, 1 के 2 के 3। 1 सर हमने हेडिंग नंबर 1 का फॉर्मूला याद किया था। क्या फॉर्मूला याद किया था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये 3 आइटम आती हैं हेडिंग 1 के अंदर। सेकंड हेडिंग में फॉर्मूला क्या याद किया था? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और बस। थर्ड हेडिंग में फॉर्मूला क्या याद किया था? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सारा का सारा सामान ही इन तीनों के अंदर आना है। मतलब इन सभी ब्लैंक के अंदर क्या मैं 1 भरूंगा या 2 भरूंगा या 3 भरूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, बताइए सर। फर्स्ट वाली तो रिजर्व्ड है रॉ मटेरियल के लिए, डिस्कस किया था। केवल 3 आइटम आने, कोई चौथी आइटम नहीं आने। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, परचेज रॉ मटेरियल की, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, उसके अलावा कुछ नहीं आना। और पहली हेडिंग के अंदर मेजर खर्चा रॉ मटेरियल का होता है, इसलिए उसकी स्पेशल हेडिंग रखी हुई है। अब मैं कहां लिखूं इस ओपनिंग WIP को? बताओ फटाफट। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने फिजिक्स का। थर्ड हेडिंग में क्या आना है बताओ फटाफट से? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है ये? बोल क्यों नहीं रहे? थर्ड हेडिंग का नाम है चेंज इन इन्वेंटरी। उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जितने भी ओपनिंग स्टॉक हैं अदर देन रॉ मटेरियल वो तीसरी हेडिंग में आएंगे। जितने भी क्लोजिंग स्टॉक हैं अदर देन रॉ मटेरियल वो तीसरी हेडिंग में आएंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। ध्यान रहेगा। यस सर। मुझे बता कहां लिखूं फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक? सर सारे ओपनिंग स्टॉक थर्ड हेडिंग में आने हैं रॉ मटेरियल को छोड़ के। कहां लिखूं ओपनिंग स्टॉक स्टॉक इन ट्रेड का? थर्ड। तो सेकंड में क्यों नहीं लिखा? सेकंड में सिर्फ और सिर्फ परचेजेस हैं, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ध्यान रहेगा जी? यस सर। याद हो गया अच्छे से। सर ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हो तो पहली हेडिंग में, उसके अलावा किसी चीज का भी ओपनिंग स्टॉक हो तीसरी हेडिंग में। ध्यान रहेगा? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक पे चर्चा करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट वाली हेडिंग में। फर्स्ट वाली हेडिंग में सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP थर्ड। तो थर्ड हेडिंग के अंदर क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में सारे क्लोजिंग स्टॉक आएंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, रॉ मटेरियल को छोड़ करके बाकी सारे क्लोजिंग स्टॉक आएंगे। ये वाला किधर लिखूं? थर्ड। ये वाला किधर लिखूं? थर्ड। परचेज पर आते हैं जी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किधर लिखा जाए? तो फर्स्ट वाले का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट वाली हेडिंग के अंदर आता है। क्लियर हो गई बात? परचेज ऑफ WIP नॉट एप्लीकेबल। बिल्कुल सही बात है सर। WIP कभी परचेज ही नहीं होता। WIP कभी परचेज ही नहीं होता। क्लियर रहेगा? फर्स्ट सेकंड के थर्ड बताइए। नॉट एप्लीकेबल सर। फिनिश गुड्स भी परचेज नहीं होता। फिनिश गुड्स कहते हैं उसको है जो हमने खुद ने बनाया हो, मैन्युफैक्चरिंग में बना हो, ऐसे आइटम को हम फिनिश गुड्स कहते हैं। हम बनाते नहीं है, सॉरी खरीदते नहीं है फिनिश गुड्स, तो परचेज होती नहीं है इसकी। ये बताइए। सेकंड। तो सेकंड हेडिंग में क्लोजिंग ये आइटम आनी है। ठीक है जी। ये चार्ट भी बना हुआ है आपके नोट्स के अंदर, कुछ काम नहीं है आपको नोट करने का, सिर्फ बुक में बोर्ड पे देखते रहो। कॉपी का काम नहीं है, बुक का काम नहीं है, पूछे क्या पूछना है। सर तो
ये बोले हम रॉ मटेरियल से तो बने हैं, तो जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आया वो इन दोनों में क्यों नहीं आया? मतलब आपको यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए हाँ जी सर। परचेज ऑफ WIP। ऐसे कोई अकाउंट डेबिट ही नहीं होता। अकाउंट डेबिट नहीं होता तो जर्नल में नहीं आता, जर्नल में नहीं आता तो लेजर में नहीं आता, लेजर में नहीं आता तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ट्रायल बैलेंस में नहीं आता तो P&L में नहीं आता। इसी तरीके से परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ऐसी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ठीक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऐसी जर्नल एंट्री होती है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये जर्नल एंट्री होती है, इसलिए बैलेंस शीट में आ रहा है, P&L में आ रहा है। क्लियर हो गई जी बात? Yes, sir. क्या तो सबको तीनों हेडिंग? Yes, sir. पहली हेडिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरी हेडिंग परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरी हेडिंग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डन जी? एक बार नजर मारते हैं जी फॉर्मेट पर 176 पेज नंबर। वन 176 पेज नंबर। पहले हेडिंग दे रखी है जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कैश सेल भी इसमें आएगा, क्रेडिट सेल भी इसमें आएगा, सेल्स रिटर्न भी इसमें आएगा, कॉमा करके लिखो सेल ऑफ स्क्रैप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड हेडिंग है जी अदर इनकम। इसके अंदर कौन कौन सी इनकम आती है? इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। उसके बाद टोटल रेवेन्यू हो जाता है। दो ही हेडिंग इनकम साइड की, खत्म इनकम साइड। एक्सपेंस में आ गए जी पहली हेडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तीन आइटम आती हैं टोटल। पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कर देते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये पहली हेडिंग हुई। दूसरी हेडिंग परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एक ही आइटम आती है इसमें। तीसरी हेडिंग चेंज इन इन्वेंटरी। अब इसमें चेंज इन इन्वेंटरी का किस का तीन आइटम का चेंज लिखते हैं हम, WIP का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का। तो ये लिखा हुआ है इसमें तीन आइटम प्लस होनी है और तीन आइटम माइनस होनी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड प्लस होगा, लेस होगा इन्हीं तीनों का क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। बताइए वेजेस किधर लिखते हैं? Trading account. सैलरी किधर लिखते हैं? P&L. क्या फर्क होता है इन दोनों में? सर ये स्केल बोली जाती है और स्केल को सैलरी नहीं। हाँ जी। दैट व्हाट इज डायरेक्ट? वेजेस और सैलरी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क है, ये हमने अकाउंट्स में याद करा है। बेसिक डिफरेंस क्या है? एक आम आदमी को समझाना हो आपको कि वेजेस क्या है, सैलरी क्या है, कैसे बताएं? जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें सैलरी दी जाती है, जो इलिटरेट होते हैं उन्हें वेजेस। नहीं, गलत है। सिक्योरिटी गार्ड पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है उसको सैलरी दी जाती है। सर जो लेबर होते हैं उन्हें वेजेस दिए जाते हैं। जो दिहाड़ी पर वो वेजेस कहा है, ऐसा आंसर भी नहीं है। और कोई आंसर? डेली बेसिस पे देते हैं वो wages भाई दिहाड़ी उसी को कहते हैं ना, वो नहीं है आंसर। सर जो लेबर्स हैं उन्हें वेजेस दिए जाते हैं और जो एम्प्लॉय बड़ी कंपनी में काम करते हैं दोबारा बोलो। सर जो लेबर्स होते हैं उन्हें वेजेस दिए जाते हैं। भाई लेबर एम्प्लॉय में क्या फर्क पार्ट है? टाइम होते हैं wages तो गलत है, सब नहीं होते। अब सही आंसर आया जी मैन्युफैक्चरिंग वेज। जो जितने मान लीजिए कंपनी के अंदर 1000 वर्कर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनमें से जितने लोग मान लीजिए 400 लोग गुड्स बनाने का काम करते हैं, उनकी पेमेंट को वेजेस कहूंगा। और बाकी के 600 लोग सपोज गुड्स नहीं बना रहे, बाकी का काम कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, इन सभी पेमेंट को सैलरी बोलेंगे। दोनों की ही पेमेंट डेली बेस पर हो सकती है, दोनों की ही पेमेंट मंथली बेस पर हो सकती है, दोनों ही इलिटरेट हो सकते हैं, दोनों ही लिटरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस लिटरेट पे नहीं करना, डेली मंथली पर नहीं करना, प्रोडक्शन के हिसाब से करना है। गुड्स बना रहा है तो वेजेस, गुड्स नहीं बना रहा तो सैलरी। ठीक है जी, इसी वजह से हमने ट्रेडिंग पर शायद P&L में शिफ्ट किया था। गुड्स वाले सारे खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं, वेजेस उस पेमेंट को कर रहे हैं, उस लेबर को कर रहे हैं जो गुड्स बना रहा है, इसलिए वेजेस को हमने ट्रेडिंग में रखा। जो गुड्स से लिंक नहीं होती ऐसी इनकम और एक्सपेंस को P&L में रखते हैं, इसलिए सैलरी को P&L में रखते हैं। क्लियर होगी बात? यस सर। सर हमें बड़ा 11th क्लास में दिमाग लगाना पड़ता था, वेजेस है गलती से P&L में ना लिख दें। तो ऐसे जो गलती है ये कंपनी में होनी नहीं मुश्किल, मतलब आसान है बड़ी।
तो कंपनी में एक ही हेडिंग बनाई हुई है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हैं, एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं, एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का पैसा दे रहे हैं, एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉय को कोई अलाउंस दे रहे हैं, एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन फीस दे रहे हैं, एम्प्लॉय के घर का रेंट दे रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारी चौथी हेडिंग। एक कंपनी के अंदर जो मेन खर्चा होता है वो गुड्स का होता है, उसके लिए हमने 3 हेडिंग बना ली। उसके बाद जो सेकंड खर्चा आता है वो पेमेंट होती है लेबर की। तो हमारी चौथी हेडिंग जी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज का सारी पेमेंट यहीं आएगी, वेजेस भी यहीं, सैलरी भी यहीं, बोनस भी, सब कुछ यहाँ। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा, आसान है। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग है जी फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी की तीसरी कैटेगरी, 5वीं हेडिंग है लेकिन कैटेगरी तीसरी है क्योंकि पहली 3 हेडिंग तो मटेरियल में चला गया था, गुड्स में चला गया था। तीसरी मेन कैटेगरी सर लोन पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बड़ा खर्चा है कंपनी का, लगभग हर कंपनी ने लोन लिया हुआ होता है, लोन पे इंटरेस्ट देना होता है, तो ये बड़ा मेजर खर्चा होता है, वो सब यहाँ आएगा। लोन पे इंटरेस्ट देना हो, डिबेंचर भी एक टाइप का लोन होता है, उस पर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी इधर ही आएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो ये हमारी 5वीं हेडिंग थी। छठी हेडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ये अमोर्टाइजेशन क्या है? जो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इंटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। आई रिपीट, इंटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। मतलब अगर मैं गुडविल पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलूंगा, अमोर्टाइजेशन बोलूंगा। अगर मैं दोस्त मुझे बोलने दो आप, अगर मैं मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो उसको डेप्रिसिएशन बोलूंगा। अगर मैं फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो उसको डेप्रिसिएशन बोलूंगा। अगर मैं पेटेंट पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलूंगा, अमोर्टाइजेशन बोलूंगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। मतलब एसेट अगर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है तो उसको मैं डेप्रिसिएशन वर्ड इस्तेमाल करूंगा, एसेट इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन वर्ड इस्तेमाल करूंगा। हमारी जो 6th हेडिंग है, जो हमारी 6th हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल एसेट हो, सभी का जो डेप्रिसिएशन वाला खर्चा है वो यहाँ आना। अभी तक सर हमने 6 हेडिंग याद कर ली। पहली हेडिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहली हेडिंग के अंदर 3 आइटम आनी है, यस सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरी हेडिंग परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, इसके अंदर कितनी आइटम आनी? एक ही आइटम आनी है, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। तीसरी हेडिंग चेंज इन इन्वेंटरी, कितनी आइटम आनी है इसमें? 6 आइटम आनी है, 6 आइटम। 3 ओपनिंग स्टॉक आएंगे और 3 क्लोजिंग स्टॉक आएंगे। ओपनिंग स्टॉक कौन कौन से आएंगे? WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। 3 ओपनिंग स्टॉक आएंगे और इसी दिन के क्लोजिंग स्टॉक आएंगे। यस सर। प्लस कौन सा माइनस कौन सा? ओपनिंग वाला प्लस क्लोजिंग वाला माइनस। चौथी हेडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले सारे पैसे, चाहे वेजेस हो, चाहे सैलरी हो, चाहे बोनस हो, सारी पेमेंट। 4th वाली हेडिंग। 5th वाली हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट, लोन पे इंटरेस्ट हो, डिवेंचर पे इंटरेस्ट हो, कोई भी टाइप का लोन उस पे इंटरेस्ट जा रहा है। 5वीं हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट। छठी हेडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, टेंजिबल एसेट पे हो चाहे इंटेंजिबल एसेट पर हो, वो डेप्रिसिएशन वाली हेडिंग के अंदर, छठी हेडिंग के अंदर आएगा। अब जो एक्सपेंसेस बच गए, जो इन 6 लिस्ट में नहीं आ रहे, वो बचे एक्सपेंस आएंगे 7वीं हेडिंग के अंदर, अदर एक्सपेंसेस। एग्जांपल बताइए फटाफट से इसका। लॉस ऑन सेल लॉस टू द एसेट होती है। हां जी, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, सर रिपेयर, रिपेयर्स, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। फॉर एग्जांपल दीजिए। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, दोनों यही आएंगे इस बार। चक्कर है ट्रेडिंग P&L का। सर कंपनी बड़ी अच्छी बात है, जीपी नहीं निकालना पड़ता। कंपनी में जीपी नहीं निकालना पड़ता, सीधा एनपी निकलता, क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बाइफरकेशन करते ही नहीं। इन्वेस्टर कंफ्यूज ना हो जाए, दो प्रॉफिट कौन से, हम कौन सा प्रॉफिट माने, इस पर्पस से 2 प्रॉफिट निकालते ही नहीं, एक ही प्रॉफिट निकालते हैं।
प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में दो प्रॉफिट, तो गुड्स कमा कर कितना कमाया और नेट कितना कमाया, सारे खर्चे काट के। हाँ जी, क्या कह रहे थे? बस वो बुक वाले बता रहा हूँ कि आपने टेंजिबल एसेट्स लिखा है। कहाँ लिखा है मैंने? वो इंटेंजिबल की जगह आपने टेंजिबल लिख दिया था। Intangible आएगा। अच्छा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है जी, तो ठीक कर लें इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है अमोर्टाइजेशन मींस डेप्शन ऑन टेंजिबल, इसको इंटेंजिबल कर लीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। डन जी, Yes, sir. फटाफट से एमसीक्यू पर आ जाएं। पढ़ें जी पहले वाला एमसीक्यू। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन, बताइए शेड्यूल नंबर कौन सा है? 3। पार्ट कौन सा है? 1। पार्ट 2 में क्या है? पीएनएल है जी पार्ट 2 में, तो इसका आंसर हो गया बी पॉइंट, बी ऑप्शन आंसर हो गया इसका। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन, कंपनी एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनेगी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कोई भी? Vertical. वर्टिकल, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी चीज बनानी जरूरी नहीं है? डी फंड फ्लो स्टेटमेंट। कौन सी चीज बनानी जरूरी नहीं है जी? थर्ड क्वेश्चन में पहला कहता है कि पीएनएल बनाना जरूरी है, बी ऑप्शन कहता है बैलेंस शीट जरूरी है, सी ऑप्शन कहता है डायरेक्टर ऑडिटर की रिपोर्ट जरूरी है, चौथा कहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट जरूरी है। डी 12-15 साल पहले हमारे कोर्स के अंदर था फंड फ्लो स्टेटमेंट, बुक 3 चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो कितने टाइम से हट गया है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो बहुत बड़ी कंपनी है उन्हीं के लिए कंपलसरी है, नॉर्मल कंपनी, मीडियम कंपनी, मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो बेसिकली दिखाता है टोटल पैसा कहां से आया, कितना पैसा गया, इसमें अप्रूवल बेस वाला फंड आता है एक्चुअल कैश में। तो हमारे कोर्स के अंदर नहीं चर्चा नहीं करेंगे इस पर, तो ये कंपलसरी नहीं होता, डी ऑप्शन आंसर है। सी ऑप्शन क्या कहता है? सर डायरेक्टर की ऑडिटर की रिपोर्ट, उस पर हर कंपनी में डायरेक्टर होगा, हर कंपनी का ऑडिटर भी होगा, उसकी रिपोर्ट पक्का बनेगी, तो कंपलसरी वाला पार्ट के अंदर, जरूरी पार्ट के अंदर, ठीक है। According to the prescribed order of the assets in the company's balance sheet, dash assets should be shown first. बताइए पहले कौन से लिखोगे? नॉन करंट असेट पहले लिखेंगे सर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, डैश अपीयर अंडर नॉन करंट असेट, कौन सी आइटम है नॉन करंट वाली? ऑल ऑफ दिस। ये नॉन करंट है। अच्छा, ये तो हेडिंग हो गई, अब मुझे सब हेडिंग बताओगे सबकी? ऑप्शन ए की सब हेडिंग बताइए। इंटेंजिबल असेट्स अंडर फिक्स्ड असेट्स, बी ऑप्शन की बताएं। सेम आंसर, सी ऑप्शन बताएं। इंटेंजिबल असेट्स अंडर फिक्स्ड असेट्स। 6 क्वेश्चन बताइए, कॉल सिनेरियोस को कैसे दिखाएंगे हम? शेयर होल्डर्स फंड्स, बी ऑप्शन। Yes, sir. हेडिंग तो यही है, Yes, sir. सब हेडिंग बताओ। shown as deduction from subscribed capital under share capital। Yes, yes. इस क्वेश्चन में हेडिंग ही पूछी तो शेयर होल्डर फंड आंसर हो गया। 7 क्वेश्चन पर आ गए जी, कॉल्स एंड एडवांस को कहां दिखाएंगे? कॉन्टिजेंट। करंट लायबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस तो पैसा मिल गया, करंट लायबिलिटी है Yes, sir. सर वो कौन से आइटम होते हैं जो दिखाते ही नहीं है बैलेंस शीट में? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। प्रपोज्ड 8 क्वेश्चन पे आएगा जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग में आएगा? करंट लायबिलिटी में आएगा जी, हेडिंग पढ़ी थी हमने। 9th क्वेश्चन, एफडी को किधर दिखाओगे? प्रोविजन, प्रोविजन कैसे हुआ? लॉन्ग टर्म ए करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट आएगा सर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि एफडी जनरली लंबे टाइम के लिए होती है, लेकिन किसी ऑप्शन में नॉन करंट एसेट दे नहीं रखा, ए ऑप्शन बचा करंट एसेट। Yes, sir. Yes. मतलब शॉर्ट टर्म की होगी, फिर मैच्योर होने वाली हो या कम टाइम के लिए करी। 10th क्वेश्चन, गुडविल अपीयर हो रही है कंपनी की बैलेंस शीट में, कहां दिखाओगे? Intangible assets. सी ऑप्शन इंटेंजिबल एसेट। 11th क्वेश्चन, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कौन सी हेडिंग में आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आएगा। एक्सपेंस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर पे जो खर्चे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर।
ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ये कहाँ दिखाते हैं? नॉन करंट एसेट के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो ब्रोकर को दर देते हैं। ब्रोकर को देते हैं, उसके तो अंडरराइटिंग कमीशन लिखते हैं कि प्रोस्पेक्टस इशू करने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब खर्चे होते हैं। सी ऑप्शन आंसर हो गया। 13th क्वेश्चन, एसपीआर कहाँ दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। 14th क्वेश्चन, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ दिखाओगे? अदर करंट एसेट्स में। ये हेडिंग है कि सब हेडिंग है? सब हेडिंग है, अदर करंट एसेट। 15th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आइटम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी? अमाउंट सर्टेन ना हो और पेमेंट सर्टेन हो, विद इन 12 मंथ्स करनी हो। बी ऑप्शन, प्रोविजन फॉर टैक्स। ए ऑप्शन कहां लिखोगे? लॉन्ग टर्म बोर्ड। अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट इन के अंदर पे कर देते हैं। Yes. सी ऑप्शन कहां लिखोगे? अदर करंट। अदर करंट लायबिलिटी। डी ऑप्शन कहां लिखोगे? अदर करंट लायबिलिटी। तो लिख सकते हो चाहे तो आप ए, सी और डी में ब्रैकेट में अदर करंट लायबिलिटी, है ना? ये भी ध्यान रहेगा कि ये कहां आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में कहां लिखोगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी 15 क्वेश्चन में कराता हमने इसको। 17 बीआर कहां लिखोगे? ट्रेड रिसीवेबल, बिल्कुल सही है, ट्रेड रिसीवेबल। 18th क्वेश्चन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रही है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, तो बताइए इसकी हेडिंग क्या, सब हेडिंग क्या होगी? देखो ट्रेड वर्ड का समझते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है कि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पर जो रिलेटेड टू आवर बिजनेस है, और नॉन ट्रेड जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करते। जैसे कि अच्छा, इन्वेस्टमेंट वर्ड हमें अच्छे से क्लियर हो गया था सर। Yes. कि अपने बिजनेस के बाहर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ही इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें पैसा, बिल्डिंग खरीदें या मशीन खरीदें, तो वो तो बिल्डिंग या मशीन के नाम से ही लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं लिखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है लॉन्ग टर्म के लिए तो एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए तो करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रेड नॉन ट्रेड क्या है? बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट करा कहीं और, लेकिन वो रिलेटेड टू बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस ही एक्सपेंड हो रहा है, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जो बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो सर हमारी कंपनी को लग रहा है स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, ऑफ सीजन है, गुड्स बनाने की कंपनी है, कोई भी सपोज क्रोकरी आइटम बनाती है, और उसको पता लग रहा है कि शायद गोल्ड के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो गोल्ड खरीद करके रख लिया कंपनी ने, तो ये हुई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू बिजनेस नहीं। बिजनेस से रिलेटेड हो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा खरीद लिया। समझ में आ रहा है जी? यस। बिजनेस हमारा एक्सपेंड हो रहा है, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो वो होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन जनरल लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी ऑप्शन आ गया जी आंसर। 19th क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, लेकिन कंपनी उसको पैसा नहीं मान रही कि हमें देना है, कॉन्टिनेंटल लायबिलिटी हो गया सर लास्ट ऑप्शन। 20 ऑप्शन क्वेश्चन में अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां आता है? अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी नहीं है उसके लिए। 21 इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, अदर करंट लायबिलिटी। 22 सेम आंसर, मतलब एक्रू एंड ड्यू या एक्रू बट नॉट ड्यू, दोनों के दोनों वही हैं। ट्वेंटी थ्री पर आते हैं जी। 6% डिबेंचर अपीयर हो रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, सब हेडिंग बताइए। डिबेंचर्स इशू किया जाता है कई सालों के, 10-20 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ ना। 24 इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, अदर करंट। क्योंकि पैसा लेना इस पर लायबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड एसेट है ना हमारे लिए, तो ये हो गया अदर करंट एसेट्स। 25 accumulated dividend arrears on cumulative dividend on preference shares, पढ़ा था हमने एग्जांपल,
किसका एग्जांपल था वो? कॉन्टिनेंटलिटी का एग्जांपल था। तो ये आंसर आ गया जी बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए इतना करते हैं आज, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। कल संडे आपको आना है 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। फिर ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 रेशियोज। हाँ जी हाँ